हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न है, जिसमें हम लोग 20 डोज ना 20 का क्या देखते हैं साथियों। 20 का जो डोज होता है यानी कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसी को देखेंगे। तो आज जो सेट होगा साथियों, तो ये होगा प्रैक्टिस सेट 21वां। कौन सा होगा? 21वां। इसके पहले साथियों का जो सेट होगा 18, 1900 जो नहीं देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्ले स्टोर से जाके साथियों वहाँ पे देख सकते हैं। तो तमाम वीडियो है साथियों जो टीजीटी पीजीटी आर्ट कला से डाला गया है, तो वहाँ से देखते रहिए, तैयारी को करते रहिए, अगले पिछले पूरा रिवाइज करते रहिए साथियों। नया जो हम पढ़ाते हैं, जो पिछले का है क्वेश्चन छूटा जाता है, उसको भी यूट्यूब पे प्ले स्टोर पे आप लोग चेक करते रहिए और पढ़ते रहिए वहाँ से। तो चलते हैं, विलंब न करते हुए सीधे इस प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारा सा, और कमेंट करिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों सगे संबंधियों के पास शेयर करना वीडियो। तो सबसे पहले आज का जो प्रश्न है साथियों, यहाँ इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं। 21वां सेट है यह है सौंदर्य क्या है। क्या कर रहा है? सौंदर्य क्या है? कलाकृति है, अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है, या रस की निष्पत्ति है। तो सौंदर्य क्या है साथियों ना? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सौंदर्य क्या है? तो सौंदर्य जो होगा आपके यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ पे बनेगा आपका पहला आंसर में डी आंसर होगा, रस की निष्पत्ति। सौंदर्य क्या है? रस की निष्पत्ति है ना। भारतीय अगर देखा जाए साथियों, तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र का जो दर्शन है, इसमें प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि नाट्यशास्त्र के अनुसार माना जाता है ना। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, भारतीय सौंदर्य दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ इसे माना जाता है। किसे? भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है, जिसमें उन्होंने अपना रस सिद्धांत प्रतिपादित किया था साथियों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसका? सहजानुभूति का सिद्धांत। हेगल ने, क्रोचे ने, बामगार्टन ने, या टॉमस एक्विनान ने। तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत किसने तो चारों ऑप्शन देखिए, तो चारों में से आपके यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें आपका बनेगा क्रोचे। क्या बनेगा? क्रोचे। सहजानुभूति का सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे, क्रोचे द्वारा दिया गया है ना। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र सहजानुभूति का जो सिद्धांत क्रोचे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्रोचे ने कला को सहजानुभूत भी माना है। क्रोचे जो है न, क्रोचो ने कला को सहजानुभूत माना है न। क्रोचे के साथियों आधुनिक कला के महान सौंदर्य शास्त्री के रूप में इन्हें जाना जाता है, क्रोचे को। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। समानुभूत की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? समानुभूत की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? थॉमस लॉरेंस, टेमी हिल्स, डियोडेर लिप्स, या इस्थर लिंकन ना। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होने के नाते कल शाम को वीडियो मैं साथियों अपलोड किया था, लेकिन वो वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो सुबह वो मॉर्निंग पे दोबारा अपलोड किए, तब आप तक वो पहुंच पाया है। तो वीडियो में थोड़ा साथियों नेटवर्क प्रॉब्लम होने के नाते वीडियो अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत कठिनाई हो रहा है, फिर भी हम कैसे करके आप तक पहुँचा रहे हैं वीडियो। तो देखिए यहाँ पे, तो समानुभूत की अवधारणा का किसने प्रस्तावित किया था साथियों? समानुभूत की अवधारणा। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? यहाँ पे सी बनेगा। तो 3 नंबर पे जो आपका आंसर होगा यहाँ पे सी हो जाएगा, थियोडोर लिप्स। किसके द्वारा ये प्रतिपादित किया था? थियोडोर लिप्स के द्वारा ना। एक जर्मन दार्शनिक थे थियोडोर जो लिप्स साथियों, एक जर्मन दार्शनिक थे ना। इनका जो समय था 1851, कितना है? 1851 से लेकर 1914 माना जाता है, 1914, ठीक है ना। थियोडोर लिप्स के दार्शनिक थे, कहाँ के? जर्मन के दार्शनिक थे। इनका जो समय था 1851 से लेकर 1914 से माना जाता है, इन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने आंतरिक अनुकरण को भी सौंदर्य अनुभूति की केंद्रीय अवधारणा के रूप में भी रखा था। तो अगला है, उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताइए। उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कला हमारे जीवन का अनिवार्य अभिन्न अंग है ना। यहाँ से देखिए, थाट है, विचार है, यहाँ तक है, पूरा यहाँ तक ना। कला हमारे जीवन का अनिवार्य अभिन्न अंग है, तो किसने कहा था? टॉलस्टॉय, क्लाइवेल, सैमुअल कांट, या हर्बर्ट रीड। तो 4 नंबर देखिए, तो 4 नंबर पे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे
ना। तो यहाँ पे 4 नंबर पर देखा जाए तो यहाँ पे जो आज हो जाएंगे आपके हार्बर्ट रीड महोदय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हार्बर्ट रीड महोदय। प्रोफेसर हार्बर्ट रीड महानतम कला मर्मज्ञों में इनकी गिनती की जाती है साथियों। रीड के अनुसार देखा जाए तो कला भी शून्य में स्थिर नहीं होती है। कला जो है कह रहे हैं कि कला भी शून्य में स्थिर नहीं होती, वह जीवन का अभिन्न अंग है। अगला है, किस दार्शनिक का अभिमत है कि सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? क्या करा है कि सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? क्रोचो, प्लेटो, कांट या अरस्तु? तो कौन सा ऐसा दार्शनिक है जिसने इस तरह के शब्द कहे साथियों कि किस दार्शनिक का अभिमत है कि सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? तो 5 नंबर देखिए तो किसने कहा था साथियों? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका? क्रोचे। कौन कहा था साथियों कि सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? तो क्रोचे महोदय ने कहा था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर बढ़ते हैं। कला अभिव्यंजना है किसने कहा? कला अभिव्यंजना है किसने कहा? क्रोचे, सेलिंग, सुजन लैंगर या क्लाइव बेल्स? तो 6 नंबर देखिए तो कला अभिव्यंजना शब्द किसने कहा? तो किसने कहा था? क्रोचे महोदय। किसने कहा था साथियों? क्रोचे। अगला है, तो परिभाषा खूब पूछा जाता है साथियों, इस भी ध्यान देना है आपको एग्जाम में ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है आप लोगों के बीच में, यहाँ से प्रश्न बनते हैं साथियों। सौंदर्य अनुभूति भारत और प्लेटो की विचारधारा है ना। भारत नहीं, भारत कह रहा है कि जो सौंदर्य अनुभूति है भारत और प्लेटो की विचारधारा है। समान विचारधारा है, आंशिक रूप से समान विचारधारा है, विरोधी विचारधारा थी या इनमें से कोई नहीं थी? यानी कि दोनों को मिला के भारत मुनि और प्लेटो की विचारधारा कैसी थी सौंदर्य अनुभूति के विषय में, दोनों को मिलाकर पूछ रहा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा 7 नंबर में? तो यहाँ आपका जो बनेगा सी, विरोधी विचारधारा थी। भारतमुन और प्लेटो दोनों को देखा जाए तो इनकी दोनों जो विचारधारा थी मिलती जुलती नहीं थी, तो ये विरोधी विचारधारा थी। यानी कि भारतमुन का जो विचार था अलग था, प्लेटो का अलग था, तो यहाँ पे विरोधी विचारधारा हो जाएगा। अगला है आपका, सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदस्यता है। सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदस्यता है, यह उक्ति किसकी है? मतलब यह कथन किसने कहा था? सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदस्यता है, क्रोचे का, कांट का, हीगल का या पाइथागोरस का? तो किसका है साथियों? तो 8 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन का देखिए तो राइट आंसर क्या बनेगा? उद्देश्य विहीन सदस्यता है, तो किसने कहा था? तो ये कांट महोदय ने कहा था। किसने कहा था साथियों? कांट महोदय का ये कथन है। अगला है, इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार पूछ रहा है क्या है? भाव है, अंतर्ज्ञान है, लय है या रस है? इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार पूछ रहा है क्या है साथियों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए 9 नंबर पे, तो 9 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो बनेगा हो जाएगा अंतर्ज्ञान। क्या बनेगा साथियों? अंतर्ज्ञान। इनका जो इमैनुअल कांट के जो सिद्धांत का आधार था वो अंतर्ज्ञान था। अगला है 10 नंबर पर चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट। प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या है? पुस्तक है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। लेखक का पूछ रहे कि इसके लेखक कौन है? फ्रेडरिक हीगल है, इमैनुअल कांट है, आर्गुबाल्ड एलिसन है या डेविड ह्यूम है? तो 10 नंबर देखिए तो 10 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के जो लेखक हैं कौन है? इमैनुअल कांट है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा साथियों। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के जो लेखक हैं इमैनुअल कांट है ना। ये जर्मन के दार्शनिक थे। कहाँ के थे साथियों? तो जर्मनी थे इमैनुअल कांट। ये जर्मनी के दार्शनिक थे ना। इनका समय देखा जाए साथियों तो कांट ने वर्ष 1790 में क्रिटिक ऑफ जजमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। तो इस पुस्तक को कब लिखे थे? तो 1790 में इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था। और सौंदर्य संबंधी अनेक विचार भी लिखे। अगला है आपका, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है। कह रहा है कि सौंदर्य जो भगवान का हस्तलेख है यह किसका कथन है? हीगल का, इमर्सन का, पिकेट का या शापेनहावर का? तो 11 नंबर देखिए तो 11 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा साथियों तो सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, तो यह किसने कहा है? यह किसका कथन है? तो किसका हो जाएगा? इमर्सन का। किसका है साथियों? तो इमर्सन का। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, किसने कहा था? इमर्सन महोदय ने कहा था।
ना इनका पूरा नाम अगर देखा जाए साथियों तो इनका पूरा नाम जो है राल्फ वाल्डो इमर्सन था। क्या नाम था साथियों? तो राल्फ वाल्डो इमर्सन। ना इनका और एक कथन था, जो कुछ भी सुंदर है उसे देखने का अवसर कभी मत खोना। ये कहे थे कि जो कुछ भी सुंदर है, चाहे जो कुछ भी हो, अगर वो सुंदर है तो उसे देखने का जो अवसर उसे कभी मत खोना, यानी कि कभी नहीं खोना चाहिए। अगला है आपका कला सत्य की अनुकृति है ना। डेफिनेशन आ गया है, परिभाषा देखिए। कला सत्य की अनुकृति है या किसका कथन है? क्रोचे का, टॉलस्टॉय का, हेगल का या प्लेटो का? तो कला सत्य की अनुकृति है किसका कथन है साथियों? तो 12 नंबर होगा ना, तो 12 नंबर देखिए तो किसका कथन जाएगा? प्लेटो का। कला जो है सत्य की अनुकृति किसने कहा था? प्लेटो। तो यहाँ पे परिभाषाओं को हम थोड़ा देख लेते हैं साथियों। जैसे प्लेटो के अनुसार था, प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृत है। और क्रोचे के अनुसार देखा जाए तो क्रोचे के अनुसार क्या होगी? कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। क्रोचो ने क्या कहा था कि कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। और टॉलस्टॉय के अनुसार देखते हैं कि ये कला के विषय में क्या बोले थे। इन्होंने कहा था कला आचार तथा भाव प्रेरणा का महत्वपूर्ण साधन है। टॉलस्टॉय क्या बोले थे कि कला आचार तथा भाव प्रेरणा का महत्वपूर्ण साधन है। हीगल कला को प्रकृति एवं ईश्वरीय सौंदर्य का आभास मानता है। हीगल न प्रकृति एवं ईश्वरीय सौंदर्य का आभास मानता है कला को। अगला है महान दार्शनिक अरस्तु ने कला की परिभाषा किस तत्व को महत्व दिया था? महान दार्शनिक अरस्तु ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया? सत्य की अनुकृत, अचेतन की भूमिका, अनुकरण का सिद्धांत, प्रभाव की अभिव्यक्ति। तो दार्शनिक के अनुसार अरस्तु दार्शनिक थे, तो इनके अनुसार देखिए इन्होंने कला को कैसे महत्व दिया है। तो 13 नंबर देखिए, तो 13 नंबर पे यहाँ पे होगा क्या होगा? तो यहाँ पे जो अनुकरण का सिद्धांत है सी नंबर, तो ये आपका इनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार ये कला की परिभाषा में तत्व को महत्व देते हैं तो अनुकरण के सिद्धांत में। अगला है आपका विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? क्या कह रहा है? विरेचन का सिद्धांत न किस दार्शनिक से इसका संबंध? सुकरात, बेनेडिक्टो क्रोचे, सिगमंड फ्रायड या अरस्तु? तो 14 नंबर देखते हैं। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? विरेचन का सिद्धांत न। तो महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है, तो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका अरस्तु के द्वारा। विरेचन का जो सिद्धांत दिया गया था ये अरस्तु के द्वारा दिया गया था ना। तो ये सिद्धांत को जब इन्हें अरस्तु ने दिया था तो त्रसदी के संबंध में इसे दिया था, त्रसदी के संबंध में, क्योंकि प्लेटो ने त्रसदी पर ही यह आरोप लगाया था कि वह मनुष्य की हीन वासनाओं का उद्बुद्ध रूप है या न हीन वासनाओं को उद्बुद्ध कर उसे कमजोर बनाती है, इसलिए विरेचन का सिद्धांत दिए थे अरस्तु। महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में हुई? यानी कह रहा है कि जो प्लेटो थे, प्लेटो की जो दर्शन दीक्षा है किसके निर्देशन में? प्लेटो के यहाँ पे गुरु के हिसाब से पूछ रहा है कि किसके निर्देशन में प्लेटो की शिक्षा हुई थी? सुकरात, यूक्लिड, अरस्तु या डायोक्लीनिस? तो महान दार्शनिक देखिए, महान दार्शनिक प्लेटो की जो दर्शन दीक्षा थी किसके देखरेख में हुई थी, यानी इनके गुरु कौन थे ना? तो 15 नंबर पर देखिए, तो 15 नंबर पे इनके जो गुरु हो जाएंगे प्लेटो के जो गुरु होंगे जिनके देखरेख में इनकी शिक्षा हुई थी, तो वो सुकरात थे। कौन थे? सुकरात के ही देखरेख में प्लेटो की शिक्षा दीक्षा हुई थी। तो प्लेटो के गुरु कौन हो जाएंगे? यहाँ पे सुकरात हो जाएंगे साथियों ना। प्लेटो जो थे यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक गणितज्ञ थे ना। प्लेटो जो थे यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ थे और सुकरात के शिष्य भी माने जाते हैं प्लेटो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अरस्तु ने कला को कहा था, अरस्तु ने कला को क्या कहा? अरस्तुकरण क्या कहा? प्रकृति की नकल कहा, सत्य की अनुकृत कहा, अंतः ज्ञान कहा या भावों की अभिव्यक्ति कहा? तो 16 नंबर देखिए, तो 16 नंबर अरस्तु ने कला को क्या कहा था? अरस्तु ने जो कला को कहा था तो क्या कहा था बताइए यहाँ पे? तो 16 का जो राइट आंसर होगा प्रकृति की नकल कहा था। अगला है सुकरात का जन्म स्थान कहाँ है? सुकरात का जो जन्म था कहाँ हुआ था? इसका जन्म स्थान पूछ रहा है कहाँ? यूनान में, जर्मनी में, स्पेन में या ब्रिटेन में? तो 17 नंबर देखिए, सुकरात का जो जन्म हुआ था साथियों, तो कहाँ हुआ था? ये यूनान में। कहाँ हुआ था? यूनान में। सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था? यूनान के एथेंस शहर में। एथेंस शहर है यूनान में, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, एथेंस में। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? इनमें से करेक्ट कौन एक सौंदर्य शास्त्री जो भारतीय नहीं है? संत्याना है, अभिनव गुप्त है, भरत है या भट्ट नायक है ना। तो इसमें देखिए कौन सा एक भारतीय नहीं है। तो भारतीय जो नहीं है साथियों, तो ये संतायना जो है ये भारतीय दर्शन शास्त्री नहीं। संतायना का जो संबंध है भारत से नहीं था। आधुनिक सौंदर्य चिंतकों में अमेरिका के जॉर्ज संतायना, इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज संतायना ना। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। जो संतायना थे इनका पूरा नाम जॉर्ज संतायना है, ये अमेरिका के थे। कहाँ के साथियों? अमेरिका के ना। इनके भारतीय सौंदर्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है साथियों। अगला है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक पूछ रहा है। जो ध्वनि सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? आनंदवर्धन है, भरतमुनि है, वारामिहिर है या विष्णु गुप्त है? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है पूछ रहा है। ध्वनि सिद्धांत प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत का जो प्रतिपादक थे वो आनंदवर्धन थे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक को देखा जाए तो आनंदवर्धन को ही माना जाता है। ये 9वीं सदी में विद्यमान थे। कब थे साथियों आनंदवर्धन? तो 9वीं सदी में थे। ये 9वीं सदी में थे। इनके ग्रंथ का नाम धन्यालोक था। इनका जो एक ग्रंथ था तो उसका नाम क्या था? धन्यालोक। अर्थात इसमें ध्वनि पर प्रकाश डाला गया था। धन्यालोक की जो लोचन नाम से जो टीका किए थे वो अभिनव गुप्त ने किए थे। धन्यालोक जो था इसका एक टीका किए थे। टीका किसने किए थे? अभिनव गुप्त। किस नाम से किए थे? तो लोचन नाम से इसका टीका किए थे धन्यालोक का। किसने किए थे साथियों? तो अभिनव गुप्त ने। लोचन नाम से इसका टीका किए थे अभिनव गुप्त। किसका? धन्यालोक का। अगला और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है आपका, लवण योजना किसे कहते हैं? कह रहे कि जो लवण योजना है इसे किसे कहते हैं? सुंदरता को, रूप राशि को या बाह्य सौंदर्य व्यंजन को या सुरुचि सम्मत को? तो लवण योजना साथियों किसे कहा जाता है ना? तो लवण योजना किसे कहा जाता है साथियों? तो लवण योजना जो कहा जाएगा बाह्य सौंदर्य व्यंजना को ही लवण योजना कहा जाता है ना। यह लवण योजना साथियों सौंदर्य का वह गुण है जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे साथियों, और इसे नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे साथियों। अपनी तैयारी को रखिए जारी साथियों। जब भी एग्जाम का नोटिफिकेशन डेट आएगा तो आपको सबसे पहले साथियों प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप प्ले स्टोर से भी और सब वीडियो को देखते रहे। जो नए वीडियो आप लोगों के बीच जा रहा है उस वीडियो को भी देखते रहे, और अपना प्यार स्नेह सभी वीडियो पर आप लोग बनाते रहे, जिससे हम लोग मोटिवेट होते रहे और हर वीडियो आप लोग के तक पहुँचाते रहें, जिससे आप लोगों की तैयारी होती रहे। तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर भी करिए साथियों सगे संबंधियों के पास, ताकि वो लोग भी फ्री इस वीडियो निःशुल्क क्लास का लाभ उठा सके। तो दीजिए इजाजत साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच लेके आएंगे तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार साथियों वीडियो देखने के लिए।